Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor, and we are going to start classification of elements and periodicity in properties. It is very important chapter, काफी important chapter है बच्चे, और इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो भैया आप भूल जाइए कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ सकती है, क्योंकि इस चैप्टर की एक एक चीज आपकी आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये चैप्टर 10th क्लास में भी होता है, 9th क्लास में भी होता है आईसीएसई बोर्ड में, और 10th में होता है सीबीएसई में, और आईसीएसई दोनों में होता है। 11th क्लास में होता है, उसके बाद बीएससी में भी जाके आता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्चुअली दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो काफी सारे बच्चों के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चे, वो ना एक्चुअली क्या होता है कि उसी से बच्चे आस लगा के बैठते हैं कि हाँ हमारी इनऑर्गेनिक चलो स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक वीक भी है तो चलेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक तो स्ट्रांग है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एटलीस्ट इनऑर्गेनिक तो स्ट्रांग रहे और काफी अच्छे से स्ट्रांग रहे, तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। इसी के बेसिस पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जैसे चैप्टर भी आप करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह वगैरह। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो बेटा बात करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इस चैप्टर का मकसद क्या है पढ़ाने का। इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद क्या है, क्यों हम ये इतना बेसिक सा चैप्टर हर बार करते हैं, 9th में करते हैं, फिर दोबारा 10th में करते हैं, फिर दोबारा 11th में करते हैं, क्यों? वाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सी चीज है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए अल्फाबेट्स सीखने की जरूरत है? बोलिए बेटा, क्या अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई भाषा सीखना चाहते हो, तो उस भाषा को उसकी शुरुआत कैसे करते हैं सीखने की? मान लो मैंने इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या मेरे को पहले एबीसी पढ़ना पड़ेगा? यस और नो? यस और नो? बेटा यस, बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि हाँ हमें पहले एबीसी ही सीखनी पड़ती है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज जो है वो वहां तक जा सकते हैं। ओके, तो ये आपके सामने तेलुगु अल्फाबेट्स हैं। तो तेलुगु अल्फाबेट्स आपको चाहिए तेलुगु सीखने के लिए। इसी तरह से इंग्लिश को सीखने के लिए एबीसी चाहिए होती है। ठीक है, इंग्लिश को सीखने के लिए एबीसी चाहिए होती है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फाबेट चार्ट होता है, उसको लर्न करना बड़ा जरूरी होता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यह समझा कि अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हो, केमिस्ट्री की भाषा को समझना चाहते हो, तो आपको पहले इसके भी अल्फाबेट्स का चार्ट समझना चाहिए, जो है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फाबेट्स की तरह काम करते हैं केमिस्ट्री की कहानियां लिखने में। तो जो केमिस्ट्री की स्टोरीज हैं, केमिस्ट्री की किस्से हैं, केमिस्ट्री की कहानियां हैं, उनको समझने के लिए पहले आपको इन एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा कि इन एलिमेंट्स का नेचर क्या है, इस पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते कैसे हैं, कैसे इसका सारा सिस्टम चलता है। तो चलिए इस पीरियोडिक टेबल को समझना शुरू करते हैं। समय के साथ साथ हर चीज ग्रो करती है। एक बच्चा पहले छोटा होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा सीखता है मूवमेंट करना, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। धीरे धीरे एक आदमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, हर बच्चा एक दिन बूढ़ा होगा। ठीक है, तो मेच्योरिटी जो है वो सिर्फ इस बच्चों में नहीं आ रही है जो आपको तस्वीर में देख रहे हो। जो केमिस्ट्री है उसकी भी बेटा ग्रोथ हुई है समय के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम केमिस्ट्री भी अपने आप में ग्रो हुई है। ओके, ये तो एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ है, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो आपको मैं बता दूं कि कैसे ग्रोथ हुई है उसकी। 1800 सेंचुरी में, 1800 सन में सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में ही हमें जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया और इन 1865 63 एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड। हमें 63 एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया, और धीरे धीरे आज के समय में हम पहुंचे तो हमारे पास
114 यानी कि 114 एलिमेंट्स हम प्राप्त कर चुके हैं, ढूंढ चुके हैं अब तक। ओके, तो आज की डेट में मेरे पास 114 एलिमेंट्स इन प्रेजेंट मेरे पास हैं। ओके, तो अगर हम इन 114 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जानना चाहें, अकेले अकेले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को समझना चाहें, तो भाई वो तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज को आप समझ सकें, तो इसके लिए हमें इसको क्लासिफाई करना होगा, क्योंकि 114 तरह के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी इम्पॉसिबल कह सकते हो आप, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको सिस्टमैटिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ना डिवाइड कर देते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, इनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो आपको अभी तक इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं समझा देता हूं कि आपको वैसे समझ लग चुका होगा अभी तक, लेकिन इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों की। ठीक है, क्या जरूरत थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इस चीज को कि आज का जो प्रोडक्ट टेबल है उसकी फॉर्म कैसी है, कैसे बनी, कैसे उसको रीड किया जाता है, और आप क्लासिफाई कर सकते हो एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में और उनके प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हो। ओके, इसके अलावा आप इसके ट्रेंड्स को समझ सकते हो कि किस तरफ आप पीरियोडिक टेबल के लिए अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक साइज, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज, और उन सभी प्रॉपर्टीज को आप समझ सकते हो इस चार्ट को समझने के बाद, यानी कि इस टेबल को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे जनरेशन बढ़ी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो आइडिया था वो सबसे पहले डॉबरीनर के पास आया था। ठीक है, वो सबसे पहले डॉबरीनर के पास आया था। उसने भी सोचा होगा कि इस एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करें। तो अभी जैसे हमारे पास 114 एलिमेंट्स हैं और इनको याद करना मुश्किल है, तो इनको आप क्लासिफाई करोगे तभी आप पढ़ सकते हो। ठीक उसी प्रकार उस टाइम पर भी एलिमेंट्स की गिनती 31 थी, तो उसने उसी टाइम से इसको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। ओके, तो चलिए इस पीरियोडिक टेबल को सिस्टमैटिकली समझने के लिए क्लासिफाई कैसे किया गया उसकी हिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले जो प्रयास किए गए, जो सबसे पहले कोशिशें की गई, वो की गई डॉबरीनर के द्वारा। उसने डॉबरीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। उसने भी पीरियोडिक टेबल के लिए ट्रेंड्स समझाने की कोशिश करी। देन लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल, ये भी एक पीरियोडिक टेबल जैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे। और इसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया, जो अपनी एक खास पहचान बना गया जाता जाता। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा आज का टेबल है। तो इससे पहले भी काफी सारे टेबल्स आ चुके हैं, जिनमें से ये 4 मुख्य हैं, ये 4 मेन हैं। तो हम पहले इन चारों को समझते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टेबल आता गया, और जिससे सीख ले लेकर हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना सके हैं। जो गलतियां पिछले 4 टेबल में थी वो कैसे एक एक करके रिमूव होती गई, ये सब आपको समझना होगा, ताकि आपके दिमाग में हर वो चीज चली जाए जो जरूरी है इस टेबल को याद रखने के लिए, इस टेबल को समझने के लिए और इस टेबल की स्टडी के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉबरीनर लॉ ऑफ ट्राइड्स की। ये देखिए बेटा, ये है डॉबरीनर। ठीक है, इसका नाम था जोहान डॉबरीनर। ये अंग्रेज की औलाद है। ठीक है, ये भारतीय बंदा नहीं है, देखने में पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इट इज फॉरेनर। ओके, तो इसने क्या किया, इसने ट्राइड बनाए। जैसे 2 के ग्रुप को पेयर कहा जाता है या कपल कहा जाता है, उसी तरह से 3 के ग्रुप को ट्राइड कहा जाता है। ठीक है, 3 के ग्रुप को ट्राइड कहा जाता है। जर्मनी का ये साइंटिस्ट था जोहान डॉबरीनर। इसने 1829 में ये अपना टेबल जो है वो बनाया, और इसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं
जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, और जो एलिमेंट्स आपस में मैच करते थे प्रॉपर्टी वाइज उनको इसने इकट्ठा किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिन्हें ट्राइड कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि इस लॉ के अनुसार एक ट्राइड के अंदर जो मिडिल एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले और आखिरी मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास की एवरेज होती हैं। मास कौन सा? एटॉमिक मास। चलिए आपको समझाता हूं। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इनका इसने एक ट्राइड बनाया था, इसने इनका एक ट्राइड बनाया था। तो उस ट्राइड के अनुसार लिथियम के पास जो एटॉमिक वेट है दैट इज 7 एंड पोटेशियम के पास है 39। अगर मैं 7 और 39 की एवरेज निकालता हूं तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है 23। तो 23 इज द एवरेज मास, एंड ड्यू टू दिस एवरेज मास द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम आर इन बिटवीन द लिथियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिथियम और पोटेशियम के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज लिथियम शो करता है, जो प्रॉपर्टीज पोटेशियम शो करता है, उन्हीं के बीच की प्रॉपर्टीज सोडियम शो करता है। और वो क्यों करता है? डॉब्रिनर के अनुसार वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों की एवरेज का है। ठीक है, तो ये उसका ट्राइड था। इसके अलावा उसने और भी ट्राइड्स बनाई, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का भी उसने ट्राइड बनाया, और इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी ट्राइड बनाया, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थे, इनमें कुछ ना कुछ गलतियां थी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 137 एंड 40 का जो एवरेज है वो पूरा 88 नहीं निकलता है। और इसी तरह से क्लोरीन का मास है 35.5 और 127, इसका भी आप अगर एवरेज निकालेंगे तो आपको एक्यूरेटली 20 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं गलतियां भी कर गया था डॉब्रिनर। तो इसकी ड्रॉबैक्स यही हैं कि कुछ ही एलिमेंट्स जो हैं उस समय पर थे, तो इसने उन्हीं एलिमेंट को लेकर ट्राइड बना दिए, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि भैया एलिमेंट तो 114 है। ठीक है, वो बाद में पता चला, तो वो सारे एलिमेंट छूट गए, उसकी जिंदगी तब तक खत्म हो चुकी थी, वो मर चुका था। तो ये उसकी एक ड्रॉबैक होती है। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि इट बिकम डिफिकल्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन ट्राइड्स। ठीक है, ये काफी मुश्किल था कि ट्राइड्स में उसको हम अरेंज कर सकें, क्योंकि काफी सारे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट लगभग सेम था। ठीक है, जिनका एटॉमिक वेट लगभग सेम था, जैसे कार्बन का 12 है, उसके बाद नाइट्रोजन का 14 है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं 13 वाले, 14 वाले। तो कहने का मतलब है कि काफी क्लोजली उसके वेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, इसकी एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि जैसे आयरन है, तो आयरन का है 55.85, कोबाल्ट और निकल का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है 58.9 एंड 58.7। तो इस वजह से आप अगर कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर रहे हो तो आपको निकल की भी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके टेबल में कि एक ही वेट के दो अगर एलिमेंट आ गए तो आप किसको रखोगे ट्राइड में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, इसी वजह से इस लॉ को डिस्प्रूव करना पड़ा, इस लॉ को फेल करना पड़ा। इसको आप कह सकते हो कि देश निकाला दे दिया गया इस लॉ को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस लॉ से निकल करके आता है आपके लिए। तो पहला सवाल क्या है कि व्हाट इज अ ट्राइड? ट्राइड क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने मैं दे रहा हूं कि ट्राइड किसको बोलेंगे आप? ग्रुप ऑफ 3 या ग्रुप ऑफ 4 या ग्रुप ऑफ 5 या ग्रुप ऑफ 6। तो आपका जो ट्राइड है वो कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, ट्राई का मतलब 3, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए। ओके, ट्राइड का मतलब ग्रुप ऑफ 3 होता है, हर किसी को पता है, बच्चे को पता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ डॉब्रिनर लॉ ऑफ ट्राइड्स? डॉब्रिनर के लॉ की ड्रॉबैक क्या थी? पहला कि उस समय बहुत ही कम एलिमेंट्स थे। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स का साइज लगभग सेम था, वेट सेम था। तीसरा, ये दोनों ऊपर की ए और बी दोनों। या चौथा ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। तो भाई ये ऊपर की जो ए और बी है ना, ये दोनों ही उसकी ड्रॉबैक्स हमने पढ़ी हैं, तो मेरा आंसर होगा सी बोथ, क्योंकि ये दोनों ही उसकी ड्रॉबैक्स थी। ठीक है, ये हम याद करके आए, पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने इसका पेज खोल दिया। तो ये थी जो हमने लास्ट में पढ़ी।
सेकंड जो जनरेशन थी पीरियोडिक टेबल की, दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। भाई ये दोनों बड़े कमाल के बंदे थे, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, न्यूलैंड, इसका नाम था पूरा जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है। और इसमें जो लॉ के अंदर जो नाम है ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब समझते हो? ऑक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? 8, ठीक है। तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो इसी तरह से बेटा ऑक्टेव का मतलब क्या होगा? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव? तो ऑक्टेव का मतलब होता है 8। जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक है, सारे गा मा पा धा नी सा, तो उस संगीत के अंदर आप क्या देखते हो कि सारे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा दोबारा आ जाता है। सारे गा मा पा धा नी सा से शुरू हुआ, सा से खत्म हुआ, मतलब कि 8वां नोट सेम हो जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। मैं रिपीट करता हूं, सारे गा मा पा धा नी सा, देखो दोबारा सा। तो सा क्यों आ रहा है बार बार? हर 8वां नोट अगर सेम है, 8वां नोट अगर सेम है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, तो इसी चीज को पकड़ लिया जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। तो इसने क्या बोला, ये इंग्लैंड का था, ये तो पक्का अंग्रेज की औलाद है। 1865 में इसने ये लॉ दिया भाई, और इसके अनुसार अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, तो हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच करेंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का सारेगामा पाधानीसा आपस में मैच करता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सारे गामा पाधानीसा, तो सा रिपीट कर रहे हैं ना, तो यही चीज है बेटा। आप देख सकते हैं कि इस पियानो के अंदर भी कुछ इस तरह से है, सारे गामा पाधानीसा, तो सा और सा रिपीट हो रहा है, पहला भी सेम और 8वां भी सेम। उसी तरह से जो प्रॉपर्टीज हैं पहले की और उसके बाद 7 का गैप आएगा और 8वें की प्रॉपर्टीज दोबारा से रिपीट होंगी। ओके, तो जैसे कि मेरे पास है लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये 7 एलिमेंट हो गए। और 8वां एलिमेंट कौन सा आ गया मेरे पास? सोडियम आ गया। आपको मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि दिस इज द लिथियम, ये मेरे पास लिथियम है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, दिस इज द 4th, दिस इज 5th, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। सोडियम 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास सारे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा दोबारा वहीं पर आ रहा है, देखो। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। ये हमें एक और बंदे ने बोला था, किसने बोला था? डॉबरिनर ने। उसने भी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बनाया था ना, तो उसमें भी लिथियम और सोडियम इकट्ठे थे, इसमें भी लिथियम और सोडियम इकट्ठे हैं। इसी तरह से अगर मैं सोडियम से शुरू करता हूं तो पोटेशियम के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो ये बात जम गई यहां पर, लेकिन ये बात कहां तक जमी? सिर्फ कैल्शियम तक जमी। उसके बाद ये लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला लॉ फेल हो जाता है बच्चे, ये कहानी है एक, ठीक है। और इसकी ड्रॉबैक यही है कि भैया ये कैल्शियम तक तो बड़ा अच्छा काम करता है, कैल्शियम तक तो बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन कैल्शियम के बाद ये काम नहीं करता है पुष्पा, कैल्शियम के बाद ये काम नहीं करता है। तो इसलिए अब हमें चलना पड़ेगा तीसरे टेबल की तरफ, जो है लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल। लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल जर्मन केमिस्ट लॉथर मेयर द्वारा बनाया गया। इसने एटॉमिक वेट्स के हिसाब से ग्राफिकल डिजाइन बना दिया था, थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको एटॉमिक वेट के अगेंस्ट रखा और देखा कि एटॉमिक वेट बढ़ने से इन प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। और उसने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये एक ग्राफ बनाया। तो देखते हैं कि न्यूलैंड्स का लॉ क्या कहता है। तो कुछ एमसीक्यूज हैं। न्यूलैंड ने अरेंज किए अपने एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग। ऑप्शन 1 एटॉमिक नंबर, ऑप्शन 2 एटॉमिक वेट्स, और ऑप्शन 3 बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भैया उसने एटॉमिक वेट के अनुसार किया, तो मेरा ऑप्शन होगा बी। सीधी सी बात है, ये आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा देख लीजिए इस चीज को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेव? ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 5, 6, 7 या फिर 8?
तो भैया हर कोई कहेगा 8, मैं थोड़ी अकेला बोलूंगा, आप भी बोलोगे 8। ओके, ऑक्टेव का मतलब 8 हम पढ़ के आए हैं। अगली बात करते हैं भैया कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ऑब्जर्व्ड अप टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर क्लोरीन। तो किसको किसको मैंने बताया था अभी, सभी को बताया था ना, तो फिर इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट, यू आर राइट। तो कैल्शियम तक ही ये चलता है, ये उसकी ड्रॉबैक भी थी और आपके लिए ये सवाल का जवाब भी हो गया। तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे सर्वप्रिय पीरियोडिक टेबल की, जो है डामित्री-मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल की बाकी तीनों पीरियोडिक टेबल के मुकाबले एक खास जगह है, और ये खास जगह क्यों है? बिकॉज दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक माइलस्टोन साबित हुआ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने वाकई में दिमाग लगा के एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाया, और उसके टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे। 63 एलिमेंट्स को अरेंज करना, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना कोई आसान बात नहीं होती बेटा। तो डामित्री मेंडलीव ने हमें 63 एलिमेंट्स को अरेंज करना सिखाया एक पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू द वेट। तो रशियन साइंटिस्ट था डामित्री मेंडलीव। डामित्री मेंडलीव ने बोला कि जो प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक वेट्स के ऊपर। ओके, दीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अगर जैसे जैसे वेट के अंदर उछाल आएगा तो प्रॉपर्टी में भी उछाल आएगा, वेट अगर नीचे जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी नीचे जाएंगी। चलिए इसको समझते हैं, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। उसने दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल बनाया जिसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। तो उसके पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या थी, आइए इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। तो मैं आपके सामने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पेश कर रहा हूं। इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो है 0 से लेकर के 8 तक, यानी कि टोटल 9। ओके, ये टोटल कितने हैं बच्चे? 9 हैं। आप अगर चाहें तो आप किसकी गिनती कर सकते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो हैं 1 से लेकर 12 तक, और ये थर्ड वाली भी है 13 वाली। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो 0 ग्रुप है उसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, जितने उस टाइम पर थे। आज तो भैया हमारे पास रेडॉन भी है। ठीक है, आज की डेट में हमारे पास नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, हाँ ये सारा कुछ हो गया। तो इसके बाद फर्स्ट वाला है हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद एक कॉपर है। ठीक है, कॉपर एक गलती से आ गया था, कॉपर यहां पर आना नहीं चाहिए था इस ग्रुप के अंदर। उसके बाद रेबिडियम है, देन सिल्वर भी यहां पर नहीं होना चाहिए था, कैल्शियम, सीजियम होएगा यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां भी थी इसके टेबल में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस टेबल की खासियत क्या थी कि इस टेबल के अंदर उसने पहली बार एक टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, नहीं तो इसके पहले लॉज वगैरह ही आते रहे हैं। ठीक है, इससे पहले लॉज वगैरह ही आते रहे हैं, लेकिन इसको ये एक दिमाग वाला टेबल था, अच्छा टेबल था। वर्टिकल कॉलम्स को उसने नाम दिया ग्रुप्स और फैमिलीज। जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन फैमिली हो गई। अगर पहला एलिमेंट है कार्बन, तो वो कार्बन फैमिली हो जाएगी। ठीक है, इसको वैसे ग्रुप्स भी कहा जाता है, और टोटल 9 ग्रुप्स इसके अंदर हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें उसने पीरियड बोला। ठीक है, पीरियड। और हर ग्रुप को डिवाइड किया गया ए और बी के अंदर। ठीक है, ए और बी में इसको डिवाइड किया गया, और ग्रुप के अंदर ट्रांजिशन ट्राइड्स भी उसने रखे। ठीक है, अब ये सारा कुछ क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम इसको संक्षेप में पढ़ेंगे। फिलहाल इस टेबल की खासियत क्या थी, इसके ऊपर चलते हैं। देखिए, सब पहली बात कि उसने एक अच्छे तौर से, अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर लिया जो उस समय पर नहीं थे, लेकिन उसने उसकी जगह खाली छोड़ दी। उसने बोला कि भविष्य में कभी वो एलिमेंट अगर डिस्कवर होते हैं तो उसको यहां पर रखा जाए, उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, उसका एटॉमिक नंबर ये होगा, उसके आगे का एलिमेंट ये होगा, उसके पीछे का एलिमेंट ये होगा। तो वाकई में यही बात हुई। जो भविष्य में
एलिमेंट्स आने वाले थे उसको उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि भविष्य में इस तरह के एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे। उन्हें एका एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता था, एका एलिमेंट्स। जैसे कि उसने क्या किया कि जो स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम का नाम रख दिया था एका बोरोन, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज बोरोन जैसी होंगी और वो बोरोन के ग्रुप में आएगा। और वाकई में आज की डेट में ये स्कैंडियम जो है ये बोरोन के आसपास ही होता है, ठीक है। बोरोन के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, इसको इसलिए एका बोरोन कहा जाता है। उसके बाद उसने क्या किया, गैलियम को एका एल्यूमिनियम बोल दिया, ठीक है। देन उसने जर्मेनियम को एका सिलिकॉन बोल दिया, ठीक है। फिर उसने एटॉमिक वेट्स को ठीक किया। उसने इस फॉर्मूले से एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, इस फॉर्मूले का आविष्कार करके बेरिलियम और इंडियम जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को सही भी किया, ठीक है। तो इतना सारा कुछ कर दिया मेंडलीव ने। अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी, इसकी गलतियां क्या थी जिसकी वजह से ये टेबल डिस्प्रूव हुआ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। उसने अपने टेबल में कुछ हायर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स को पहले रख दिया लोअर वालों से, क्योंकि उसका टेबल एक्चुअली एटॉमिक वेट्स के ऊपर बेस था, तो उसको लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन उसने बीच बीच में कहीं पर प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हायर वाले को पहले लिख दिया, लोअर वाले को बाद में लिख दिया, और ये उसकी इसे इन्वर्टेड पेयर्स कहा जाने लगा या फिर एनामोलस एलिमेंट्स कहा जाने लगा। तो ये उसकी प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जाम्पल कि आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर जो आर्गन है उसका मास है 38 और पोटेशियम का मास है 39.1। तो पोटेशियम जो है, आर्गन जो है उसका वेट 39.1 है और वो उससे पीछे है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है कि एक्चुअली बाद में जब उसका मास ठीक किया गया था, तो पता चला कि इसका मास है भैया 39.9, ठीक है, और अभी इसने 38 लिखा हुआ है। तो ये कुछ गलतियां हैं उसकी, भाई माफ कर दीजिए बेचारे को। उसके बाद उसने एक और बात की कि कोबाल्ट जैसे है उसका 58.9 है जबकि निकल का 58.7 है। तो उसने दोनों को पॉइंट्स को हटा दिया और 58, 59, 59 लिख दिया राउंड ऑफ करके और उनको इकट्ठे लिख दिया। तो ये भी गलती है भैया उसकी। इसके अलावा टेलुरियम और आयोडीन के केस में भी आप देख सकते हैं कि 127.6 को पहले लिखा हुआ है और आयोडीन यानी कि 126.9 को बाद में लिखा हुआ है। तो उसने ये गड़बड़ की थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, और अपने इन्वर्टेड पेयर की वजह से उसके एलिमेंट्स की जो पोजीशन है, उसकी जो जगह है वो भी चेंज होगी, उसके ग्रुप्स भी चेंज हो गए, जिसकी वजह से टेबल डगमगा गया। दूसरी बात यह कि इसके टेबल में हाइड्रोजन की जो जगह थी वो क्लियर नहीं थी, ठीक है। ये उसने रखा था 1A में जबकि ये 7A में आना चाहिए था। उसके अलावा इसने लैंथेनाइड्स की जगह को अनसर्टेन रखा, कोई इसको फिक्स जगह नहीं दी। तो चलिए इसके टेबल के कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला सवाल है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर स्पेसिफिक हीट। तो भैया सिंपल सी बात है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक वेट के ऊपर, ओके। और ये है उसका सबूत कि मैंने जब आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो उसमें हमने इसी चीज का जिक्र किया था। दूसरी बात है कि कंसिडरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें तो एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट बेरिलियम वाज करेक्टेड ऑन द बेस ऑफ ऑप्शन ए वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन, डेंसिटी या नन ऑफ दिस। तो भैया उसने फॉर्मूला क्या यूज किया था, इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी का उसने फॉर्मूला यूज किया था, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, और वही फॉर्मूला इसके काम आ गया, ठीक है। वही फॉर्मूला इसके पास आ गया बेटा, पढ़ रहे हो, ओके गुड। तो ये हमने चीज पढ़ी हुई है। इसके बाद अगला सवाल है कि द एलिमेंट स्कैंडियम जो था उसको पहले उसने क्या नाम दिया था, एका करके कुछ दिया था बेटा, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन या फिर एका मरकुरी। तो ये बोरोन के पास था उस टाइम पे, तो इसको बोरोन ही बोलेंगे, एका बोरोन, ठीक है। उसने इसको एका बोरोन का नाम दिया था स्कैंडियम को, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है कि एका सिलिकॉन को आज की डेट में क्या कहा जाता है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम या फिर बोरोन। तो भाई सिलिकॉन की तरह की प्रॉपर्टीज किसकी हैं, जर्मेनियम की है। सिलिकॉन और जर्मेनियम आज भी इकट्ठे हैं, आप अपने टेबल में देखिए, ऊपर सिलिकॉन नीचे जर्मेनियम, ओके।
और ये तब भी इकट्ठे हुआ करते थे क्योंकि इसने बोला था कि एलिमेंट आएगा एक इसके साथ ही रहेगा। तो इसके बाद बारी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं आज नहीं करवाऊंगा, इसको हम करवाएंगे अगली वीडियो में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ तक हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है